हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर रूल पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिटरमिनेंट सॉल्व करना देखा था और ग्रामर रूल की स्टेप्स देखी थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे अगर ग्रामर रूल से सॉल्व करना है, मींस डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्रामर रूल की स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रामर रूल की स्टेप क्या थी बेटा? सबसे पहली स्टेप थी कि हम लोगों को इक्वेशन को एक फॉर्म के अंदर अरेंज करना था। कौन सा फॉर्म है बताओ? दैट फॉर्म इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म के अंदर अरेंज करना था। नाउ अब हमारे दो इक्वेशन होते थे, तो दो इक्वेशन अगर है तो मैं इसको किस फॉर्म में अरेंज करूंगा? पहले इसमें a1 b1 और c1 दिया था, दूसरी इसमें a2 b2 और c2 दिया था। तो मैंने इसको लिखा था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो बेटा दो इक्वेशन थे, तो कोएफिशिएंट को मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के नाम से डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में या रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर्म में आने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डी। तो मुझे बताओ डी के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? पहले दो कोएफिशिएंट a1 a2 और b1 b2, a1 a2 और b1 b2 लेते हैं। अब बेटा a1 a2 और b1 b2 लेते हैं, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? a1 into b2 दैट इज a1 b2 माइनस a2 into b1 a2 b1, ये वैल्यू आ जाएगी d की। पहला डिटरमिनेंट। सेकंड डिटरमिनेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है बताओ? dx। अब dx के अंदर क्या करते हैं, हम x के जो कोएफिशिएंट है d के अंदर उसको निकाल देते हैं और सिर्फ बचा हुआ b1 b2 लिखते हैं, और ये जो कोएफिशिएंट है इसके जगह पे क्या लिखते हैं? c1 c2। मतलब व्हाट कि a1 a2 इज रिप्लेस्ड बाय c1 c2। नाउ ये हो गया dx। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसा होगा बता? ये होगा c1 b2 माइनस c2 b1, ये हो गया बेटा डिटरमिनेंट x वाला, राइट। अब मैं dy निकालूंगा, सो dy इज इक्वल टू, चलो बताओ अब dy में क्या करते हैं? b1 एंड b2 को रिप्लेस करना है क्योंकि ये y के कोएफिशिएंट है। तो a1 a2 वैसे ही लिखूंगा मैं, a1 a2 वैसे ही लिखूंगा, और b1 b2 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? c1 c2 दैट इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके क्या होगा बताओ? a1 c2 माइनस a2 c1 ओके। सो देयरफॉर a1 c2 और a2 c1 ये हम लोगों ने कर दिया। अब बेटा जब मेरे पास d आ गया, dx आ गया और dy आ गया, सो मैं क्या कर सकता हूँ? x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? x इज इक्वल टू dx अपॉन d, राइट, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो बेटा dx के वैल्यू को अगर d के वैल्यू के साथ डिवाइड कर दूं, मतलब c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। और dy की वैल्यू को अगर d की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, मतलब a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये डिवाइड करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? y। एक्सट्रीमली इजी है, बस हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये याद में रखनी है। बच्चे कई बार ये करना भूल जाते हैं, तो कोएफिशिएंट्स इधर ही लिख देते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इट इज बेटर सबसे पहले स्टेप हम लोग उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करें। तो बेटा लास्ट सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये अच्छे से पढ़ाया है, काफी प्रैक्टिस भी ली है, राइट। तो जिनको ये नोट करना वो कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर जो हमारा डिटरमिनेंट वाला है उसके तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन from practice set 1.3 question number 3. The first question, given equations are 3x minus 4y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 5. तो बेटा सबसे पहले हम लोगों को तो ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है हमारे प्रॉपर फॉर्म में है क्या? दैट इज ax plus by is equal to c, मतलब c आ रहे थे इसमें, ax plus by is equal to c, मतलब प्रॉपर फॉर्म में है, मतलब हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। यहाँ हमने लिख दिया इक्वेशंस 1 and 2 आर इन ax plus by
इज इक्वल टू सी फॉर्म, राइट, इस फॉर्म में। नाउ मुझे तीनों डिटरमिनेंट निकालने, पहला है d, दूसरा dx और नेक्स्ट है dy। अब बेटा ये डिटरमिनेंट मुझे निकालने हैं, तो d कैसे निकलता है? a1 a2 b1 b2 से निकलता है। a1 a2 मतलब क्या है बताओ? 3 4। b1 b2 क्या है बताओ? -4 3। ये पहला डिटरमिनेंट हो गया, -4 और आ गया 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, दैट इज 3 into 3 और 4 into -4 -4 into -4, that is equal to 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया 25। तो बेटा 25 वैल्यू आ गई मेरी, किसकी 25 वैल्यू बताओ? 25 वैल्यू आ गई d की। नाउ विल कम टू द dx निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट जो है उनको रिप्लेस करना पड़ता है 10 और 5 के साथ। तो यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 5, और यहाँ पे क्या आएगा? इट इज -4 और 3, करेक्ट है। सो 10 3 जा कितना होगा बताओ? 10 3 जा 30। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 into 3 minus 5 into -4, 5 into -4, that is equal to 10 3 जा 30 और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस 20 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई dx की? dx की वैल्यू आ गई 50। नाउ इट्स टाइम फॉर dy। अब dy निकालना है, तो dy के लिए y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो 3 4 तो वैसे ही लिखूंगा, तो 3 और 4 यहाँ आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 10 और 5, ये आएगा 10 और ये आएगा 5। सो देयरफॉर 3 5 जा कितना होगा? 15। सो 3 into 5 minus 4 into 10, 4 into 10, that is equal to 15 minus 40 is equal to -25। अब बेटा इसकी वैल्यू आ गई -25। सो d is equal to 25 आया, dx is equal to 50 आया एंड dy is equal to आ गया -25। सो therefore अब मैं यहाँ लिखता हूँ बचा हुआ, therefore by Cramer's rule, Cramer's rule के हिसाब से क्या होगा? x is equal to dx upon d, x is equal to dx upon d। तो dx की वैल्यू कितनी है? 50 और d की वैल्यू है 25, that is equal to 50 upon 25। तो x is equal to कितना आएगा बेटा? x is equal to आएगा 2। पहली वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, x is equal to 2। अब निकालना है मुझे y के लिए क्या करना पड़ेगा? y is equal to dy upon d। so y is equal to dy upon d। चलो बताओ dy की वैल्यू कितनी है? dy की वैल्यू है -25, तो दैट इज -25 अपॉन d कितना है बताओ? d है 25। सो देयरफॉर y is equal to -1, y की वैल्यू आ गई -1। सो देयरफॉर x is equal to 2 and y is equal to -1 is solution। ये क्या है? सॉल्यूशन है। x is equal to 2 and y is equal to -1। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इजी मेथड, बस प्रॉपर फॉर्म में है क्या चेक कर लो, तीनों डिटरमिनेंट बनाओ, उसको सॉल्व कर लो और बाद में x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 4x plus 3y minus 4 equal to 0 and 6x is equal to 8 minus 5। तो बेटा ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है नहीं, जो हमें रिक्वायर्ड है। कौन सा फॉर्म में चाहिए? ax plus by is equal to c। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं अपने रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। तो ये बनेगा दैट इज 4x plus 3y is equal to 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लिखता हूँ इसको, तो y इधर लाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा बताओ बेटा? ये बनेगा 6x plus 5y is equal to 8। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो जब मेरा इक्वेशन 1 और 2 बन गया तो मैं स्टेटमेंट जरूर लिखूंगा दैट इज इक्वेशंस 1 एंड 2 आर इन ax plus by is equal to c फॉर्म, राइट? जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म में आ गया। नाउ इट्स टाइम टू मेक द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बनाने का समय आ गया। डिटरमिनेंट में सबसे पहले यहाँ क्या? a1 a2 b1 b2। चलो a1 a2 क्या है बताओ? a1 है 4, a2 है 6, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 5। ओके, तो सॉल्व
5 into 4 minus 6 into 3 that is equal to 20 minus 18 is equal to कितना आया आंसर 2 आया। इसका आंसर 2 आया, d is equal to आ गया 2। नाउ dx निकालना है। dx में क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे 4 और 8 के साथ, c1 और c2 के साथ, तो ये आएगा 4 और 8, यहाँ आएगा 3 और 5। चलो सॉल्व करते हैं। 4 5 are 20, दैट इज ये कितना आएगा बताओ, 4 into 5 minus 8 into 3, 8 into 3 that is equal to 20 minus 24 that is equal to कितना आएगा बताओ, it is equal to -4। so 20 minus 24 आ गया बेटा -4। मतलब हमारी dx की भी वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, dy में y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करते हैं, तो 4 और 6 जैसे है वैसे यही रहेंगे। हम लोग v1 v2 को रिप्लेस करते हैं c1 c2 के साथ, तो यहाँ आएगा 4 और 8। क्लियर है। सो देयरफॉर यहाँ करेंगे 4 into 8 minus 6 into 4, 6 into कितना आएगा 4, तो 4 8 are 32 minus 6 4 are 24 that is equal to कितना आएगा बताओ, it is 8। ओके, सो देयरफॉर ये आ गया बेटा 8। सो 4 into 8 6 into 4। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे x और y की वैल्यू। सो देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। चलो बताओ क्या होता है, x is equal to dx upon d। dx कितना है भाई -4 और d कितना है 2, तो ये -4 upon 2। सो x is equal to -2, x is equal to कितना आ गया -2, y is equal to क्या dy upon d। याद होना चाहिए अभी तक। dy बताओ कितना है, dy है 8 upon d कितना है 2, सो y is equal to आ गया 4, y is equal to 4। सो x की वैल्यू 2 आ गई बेटा और y की वैल्यू 4 आ गई। सो देयरफॉर -2, x की वैल्यू -2, x is equal to -2 and y is equal to 4 is what solution। ये क्या है, solution of the given simultaneous linear equation। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इजी है। प्रॉपर फॉर्म में करो, डिटरमिनेंट बनाओ, सॉल्व करो, dx upon d dy upon d, दैट्स इट। सबसे आसान मेथड अगर कोई है तो यही मेथड है, आप इसे नोट कर लो। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों को एक्सपेक्टेड होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आएगा 2 के बाद, तो जनरली 2 के बाद 3 आता है। तो बेटा वो क्वेश्चन मैंने आज आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आई नो यू ऑल कैन डू इट, राइट। तो मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 6x minus 4y is equal to -12 and 8x minus 3y is equal to -2। तो बेटा ये ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, रिक्वायर्ड फॉर्म है, ax plus by is equal to c, और ax by और c आ रहे हैं इसमें। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 and 2 are in the form ax plus by is equal to c। नाउ डिटरमिनेंट बनाते हैं, चलो बनाओ। a1 a2 बताओ क्या है, a है 6, ये 8, व्हाट अबाउट दिस -4 -3, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। ये होगा 6 into -3 minus 8 into 4, 8 into -4 that is equal to 6 into -3 कितना होगा -18 minus minus plus 8 4s are 32, right। 6 3s are 18 और 8 4s are 32, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, that is equal to इसका आंसर कितना आएगा, आंसर इज 14 माइनस 18 प्लस 32 कितना होगा 14 होगा। समझ गया तुमको। आप चलते हैं सेकंड डिटरमिनेंट पे। सेकंड डिटरमिनेंट में x के कोएफिशिएंट रिप्लेस -12 -2 के साथ, सो -12 -2 -4 -3 सब माइनस है इसमें। देखो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, ये होगा -12 into -3 और -2 into -4 -2 into कितना आएगा -4 that is equal to plus 36। 2 4 कितना होगा 8 होगा, 2
2 4 8, तो ये माइनस 8 आएगा, दैट इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 28, दैट इज 36 माइनस 8 कितना आ गया 28। अब चल रहे हैं आगे, दैट इज dy। चलो बताओ dy कैसे निकालेंगे, y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करेंगे, तो 6 और 8 जैसे थे वैसा रहेगा, और 12 और -2 यहाँ आएंगे, यहाँ -12 और यहाँ पे -2 चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू -2 करेक्ट है, -8 इंटू -12 8 इंटू -12 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू -2 -12 माइनस प्लस 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 8 कितना होगा 96, दैट इज इक्वल टू 84। कितना आएगा बेटा 84। टेबल याद करो, ये कैलकुलेशन करने के लिए पीछे नहीं पलटना है, 12 8 जा 96 राइट। अब ये आ गया 96 माइनस 12 84। अब हम लोगों को क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, सो देयरफॉर क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, बाय क्रैमर्स रूल। चलो बताओ क्या है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अब बेटा dx आ गया 28 और d है 14, सो dx है 28 और d कितना है 14, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, x इज इक्वल टू 2 आ गया राइट। y इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज dy अपॉन d। dy कितना है, dy 84 अपॉन 14 राइट, 84 अपॉन 14, तो 84 अपॉन 14 चलो बनने पलटाओ, पीछे करो आराम से, अरे आराम से, 14 6 are 84, y इज इक्वल टू कितना है 6, तो y की वैल्यू आ गई 6, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आया 6। सो यहाँ क्या लिखूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज व्हाट सॉल्यूशन राइट। तो ये हो गया क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो बिफोर दैट यू नोट इट डाउन। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज 4m plus 6n is equal to 54 and 3m plus 2n is equal to 28। बेटा ये तो हम लोगों को इक्वेशन दिए हैं, इसमें पहली इक्वेशन को मैं ऑब्जर्व करूं तो दोनों साइड से मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, बिकॉज एवरी कोएफिशिएंट इज मल्टीपल ऑफ 2। तो बेटा स्पेशली मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने बड़े कोएफिशिएंट होंगे उतना मल्टीप्लिकेशन बड़ा पड़ेगा, और जितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा उतना हम लोगों को पीछे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव द स्मॉलर कोएफिशिएंट, जितने छोटे कोएफिशिएंट कर सकते हैं रिड्यूस करके कर लीजिए। अब 2 से डिवाइड कैसे कर सकते हैं सर, तो बेटा इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, हम लोग दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं, और हम लोग दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बेटा इक्वेशन का हम लोग ध्यान में रखेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय सेम नंबर से कभी भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 27। 2 से डिवाइड, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2। अब देख लिया दोनों भी इक्वेशन हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by is equal to c। आप mn भी लिख सकते हो, xy भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे फॉर्म तो ये चाहिए, उस फॉर्म के अंदर हमारा है। नाउ डिटरमिनेंट लिखते समय यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऐसा कि पहला d, दूसरा dm और अगला dn। क्यों, क्योंकि dx मतलब x की वैल्यू, dm मतलब m की वैल्यू, dy मतलब y की वैल्यू, dn मतलब n की वैल्यू, ओके। तो चलो बेटा डिटरमिनेंट हम लोग को वैसे बनाना है 2 और 3 और 3 और 2, चलो 3 और 2 ये डिटरमिनेंट बन गया। अब पहले सारे डिटरमिनेंट ही बना लेते हैं। 2 और 3 को रिप्लेस कर रहे हैं तो किसके साथ, 27 28 और ये आएगा 3 और 2। अब 2 और 3 जैसे के वैसे, और 27 28 रिप्लेस किए गए 3 और 2। तो बेटा ये हमने डिटरमिनेंट बनाया। अब इसको सॉल्व करना है। चलो बताओ 2 इंटू 2 कितना होगा बताओ, 2 इंटू 2 प्लस की माइनस, क्या आएगा 3 इंटू 3 राइट, 2 इंटू 2
3 आर 9, दैट इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आई है -5। पहले डिटरमिनेंट सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई -5। अब बेटा dm जो है वो 27 टू, दैट इज 27 into 2, 27 into 2 minus 28 into 3, 28 into 3। चलो आधे लोगों के पन्ने पलट गए होंगे सॉल्व करने के लिए। 27 into 2 कितना होगा 54, माइनस 28 into 3 कितना होगा 84। सो 54 minus 84 इज इक्वल टू ये आएगा -30। करेक्ट है। अब बेटा यहाँ सॉल्व करते हैं 2 into 28, that is 2 into 28 minus 3 into 27, 3 into 27, so 2 into 28, so 2 into 28 कितना होगा 56 minus 3 into 27 कितना होगा 81। सही है। 28 2s are 56, 27 3s are 81। तो बेटा ये कितना आएगा, it is -25, ये आएगा -25। सो d आ गया -5, dm आ गया -30 एंड dn आ गया -25। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या होगा बताओ, m इज इक्वल टू dm अपॉन d, dx अपॉन d की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ dm अपॉन d। सो -30 अपॉन -5, दैट इज -30 अपॉन -5। सो m इज इक्वल टू आ गया 6, राइट। माइनस माइनस कट गया, -5 प्रॉपर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -5 माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 6। चलो n की वैल्यू निकालनी भाई, n इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, dn अपॉन d, दैट इज -25, करेक्ट, यस, -25 अपॉन -5। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 and n is equal to 5 is solution of given equation। तो बेटा बहुत ही आसान मेथड है ये क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बहुत इजीली निकाल लिया। सभी मेथड से सबसे आसान मेथड कौन सी है, क्रैमर्स रूल। बट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेड पेन से या ब्लू पेन से लिख रहा हूँ समझने के लिए। हमेशा जब भी आप d निकालते हो तो d की जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। d की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसलिए कई जगह आप लोग अगर सॉल्यूशन लिखोगे तो d की वैल्यू -5 आई तो यहाँ पे हमेशा लिखा रहता है नॉट इक्वल टू 0। मतलब व्हाट कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी इसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। तो बेटा मैं भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ 6th वाला और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है। एक बार मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा एज अ टॉपिक। तो हम लोग अगर ये आदत रखें कि d निकल गया, d की वैल्यू आने के बाद उसको क्या लिखे, नॉट इक्वल टू 0 ये लिखोगे तो और बेहतर है। d इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी जाके उसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। ये मैं अभी एक क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर दैट आप इसे नोट कर लेंगे, आप इतना नोट कर लेंगे जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। Now this is the last question from practice set 1.3, question number 3 का 6th, that is 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2। बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 by 2 ऐसे देख के थोड़ा सा उनको लगता है कि सर ये तो कुछ अजीब क्वेश्चन नहीं है, हमको उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। चलो पहले इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब दूसरे इक्वेशन में दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर टू बोथ द साइड। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड तो क्या होगा बताओ, दोनों साइड 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x माइनस वाई बाई 2 जो है ये होगा 2x और यहाँ पे 2 जो है वो कट जाएगा, वो कितना आएगा -y और यहाँ पे भी 2 कट जाएगा तो ये कितना आएगा इक्वल टू 1, राइट। सो दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा पहले इसमें 2x plus 3y is equal to 2, ये जो इक्वेशन था इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कैंसिल और
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसल, सो देयरफॉर ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1। अब ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है। सो इट इज इन द फॉर्म ax plus by इज इक्वल टू c, ये मैंने लिख दिया। अब मैं निकालता हूँ d के लिए। चलो पहले क्या निकालूंगा, ये 2 और ये भी 2, ये कितना 3, ये आएगा -1, सो 2 into -1 माइनस 3 into 2, 3 into 2, समझना है बेटा? 2 into -1, 3 into 2 माइनस 2 into -1 माइनस 2 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -8। बेटा ये -8 आ गया, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ क्या लिखना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब d की वैल्यू जब भी आई नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ गई तो आगे करने की जरूरत ही नहीं होती है, 0 नहीं है, इसीलिए हम लोग गारंटी बोल रहे हैं कि इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो यूनिक निकलेंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डिटेल में दे रहा हूँ, बट राइट नाउ हमें इतना समझना है कि d नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब अपना काम बनेगा, राइट? सो d इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप लोग भी सारे क्वेश्चंस में करेंगे जितने मैंने क्रैमर्स रूल से पढ़ाया है। अब बेटा dx क्या निकालना है, dx और dy। अब mn की जगह क्या आएगा, x और y। सो बताओ dx में क्या होगा, ये रिप्लेस होगा, ये किससे रिप्लेस होगा, 2 और 1 से होगा। तो चलो 2 और 1 दैट इज c1 एंड c2, ये वैसे ही रहेगा, दैट इज 3 और -1, राइट? तो ये होगा 2 into -1 माइनस 3 into 1, 3 into 1 दैट इज 2 into -1 कितना होगा, -2, -3 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये आएगा -5। पहला आ गया -8 और दूसरा क्या आ गया, -5। चलो dy निकालते हैं, dy में ये रिप्लेस होता है, तो ये वैसे की वैसे लिखता हूँ 2 और 2, और ये 3 और -1 की जगह आएगा 2 और 1, तो दैट इज 2 और 1। सो 2 into 1 कितना होगा, माइनस 2 into 2 कितना होगा, राइट? दैट इज 2 into 1 2 -4 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये क्या आ गया अपना बेटा, dy। तो मैंने तीनों डिटरमिनेंट निकाल लिए। अब क्या है, क्रैमर्स रूल। सो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल क्या होगा, क्रैमर्स रूल से बताओ, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dx की वैल्यू है -5, d की वैल्यू है -8, -5 अपॉन -8, -5 अपॉन -8, सो x इज इक्वल टू 5/8 आ गया, ये आ गई x की वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dy कितना बेटा, dy है -2, सो -2 अपॉन -8 दैट इज इक्वल टू आ गया y इज इक्वल टू 1/4, माइनस तो कटेगा ही और 2 से और रिड्यूस हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ गई 5/8, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4 इज व्हाट, सॉल्यूशन। ये क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो बेटा दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ d नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है और उससे क्या होता है। बिफोर दैट आप इसे नोट कर लो। नाउ बेटा ऑन पेज नंबर 16 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले ऊपर देयर इज समथिंग दैट इज लेट्स थिंक। लेट्स थिंक के ऊपर हम लोगों को 2 पॉइंट दिए हैं, ये दोनों भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रेस किए हैं और इन दोनों का आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं बोल रहा हूँ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ d इज इक्वल टू 0। बेटा सॉल्यूशन के नेचर क्या हो सकते हैं, देयर आर 3 नेचर्स ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द फर्स्ट नेचर, सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन एक ही रहेगा। सेकंड नेचर, सॉल्यूशन निकलेंगे बहुत सारे निकलेंगे। थर्ड, सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। बेटा अलजेब्रिकली तो इसकी कंडीशन आप लोगों को नहीं है टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई कि किस तरह से करना है, बट ग्राफिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ी थी, ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज अगर मैं किसी भी 2 लाइंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, किसी भी 2 लाइंस का, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। 2 लाइंस का अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट रहता है
इसको मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्यूशन बोलता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? क्यों सॉल्यूशन बोलता हूँ? क्योंकि इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन 1 पे भी है, मतलब इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करते हैं, और लाइन 2 पे भी है, मतलब इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए मैं इसको सॉल्यूशन बोलता हूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, सपोज आई हैव अ कार्टेशियन प्लेन और मैंने उसको ग्राफिकली दो लाइंस बनाई, तो दोनों भी लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक आ रही है, मतलब कोइंसाइड हो रही है। तो ऐसे मैं इसकी बात करूं तो ये एक लाइन है, तो इसके ऊपर ये दूसरी लाइन आ रही है, कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड हो रही है मतलब क्या कि लाइन 1 पे आने वाला ईच एंड एवरी पॉइंट लाइन 2 पे भी है, लाइन 1 पे आने वाला ईच एंड एवरी पॉइंट लाइन 2 पे भी है, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 पे सारे पॉइंट है। तो सब हम लोगों को क्या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ग्राफिकल केस में, कोई पॉइंट अगर कॉमन आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे ये पॉइंट दोनों भी लाइन में कॉमन था, इसलिए ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन है, तो जैसा इसका मैं लिखूं, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, it has a unique solution but it is having infinite solution। इसको हम लोग infinitely many बोलते हैं। It is having infinite solution। infinite solution मतलब क्या कि इसके infinite solution निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है और लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है, मींस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ केस नंबर 3 के अंदर हम लोग बता रहे हैं बेटा कि सपोज अगर मैं दोनों लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल आ गई। अब पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ की तो पैरेलल लाइन कभी भी मिलेगी नहीं, मतलब एक इक्वेशन से मैंने एक लाइन बनाई, दूसरे इक्वेशन से मैंने दूसरी लाइन बनाई और वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल आ गए। अब पैरेलल आगे मतलब ये लाइंस कभी मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। और जब ये लाइंस कभी नहीं मिलेगी मतलब क्या कि इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। जब मिलेगी ही नहीं तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा? और कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या? इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीन सिचुएशन मैंने बताई, वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये तीन पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आप कैसी भी लाइन बना लो इसके अलावा बनेगी ही नहीं। एक तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे होगी, या कोइंसाइड होगी, या दोनों पैरेलल होगी। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे होगी मतलब यूनिक सॉल्यूशन, दोनों कोइंसाइड रहेगी, एक के ऊपर एक रहेगी कोइंसाइड कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और दोनों पैरेलल लाइन रहेगी तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं, तो उसका नो सॉल्यूशन। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि इफ d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो क्या होगा? उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। बेटा हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए अभी क्रैमर रूल से, आप देखो सभी क्वेश्चन में d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं आई, 0 नहीं आई और हमने उसको सॉल्व किया तो आखिरी में हमें x और y की या m और n की एक ही वैल्यू मिली, एक x की एक y की। ऐसा हुआ क्या कि x की 5 वैल्यूज और y की 5 वैल्यूज मिली, m की 3 वैल्यूज और y की 3 वैल्यूज मिली? नहीं, मतलब व्हाट कि अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो आपको एक तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा, आप यूनिक सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। मतलब आपको अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो d मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 आ गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक तो इनफाइनाइट रहेगा या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग पहले d चेक करते हैं और मैंने बताया कि d आने के बाद नॉट इक्वल टू 0 वहां पे मेंशन करो। सो d इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या कि 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो d इज नॉट इक्वल टू 0 रहा तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, d इक्वल टू 0 रहा तो ये भी निकल सकता है और ये भी निकल सकता है, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर d इक्वल टू 0 आया तो। समझ में आया? d का मतलब क्या? d क्या होता है बताओ? d होता है a1 b2 माइनस b1 a2, ये d की वैल्यू होती है। और d अगर 0 आया तो
तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? एक तो ये इनफाइनाइटली मेनी या फिर नो सॉल्यूशन। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। सेकंड में बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द लाइंस इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल। कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन किस तरह से रहेगी? लाइन रहेगी पैरेलल। क्यों? क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं है मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो बेटा लाइंस क्या रहेगी? पैरेलल। तो यहाँ पे आंसर आएगा लाइंस आर पैरेलल और पहले इसमें आएगा इफ d is equal to 0 the given equation has not a unique solution, it may have infinitely many solution or it may have no solution. ओके तो बेटा आज हम लोग क्रैमर्स रूल के साथ यहाँ रुक रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो d अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब जाके यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इक्वल टू 0 आ गया मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई रहेगा। ओके ये कैसे जज करेंगे फिर ये रहेगा या ये रहेगा? ये तो आप ग्राफ ड्रॉ करके डिसाइड कर सकते हो। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू सेशन में विद द न्यू टॉपिक। चलिए थैंक यू।